हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं क्लास केमिस्ट्री के अंदर क्लास +2 का चैप्टर हैलोल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोल्केन्स एंड हैलोअरीन्स पढ़ा था और आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड से कि हमारे कार्बन और यहाँ पर X क्या होता है, हेलोजन एटम। हमारे कार्बन और हेलोजन एटम का नेचर कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट। आपने स्टूडेंट इस नेचर को समझने से पहले मैं आपको कुछ पुरानी हमारी क्लास +1 में जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। आपके माइंड में ये भी आया होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसका नेचर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम हैलोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिक्स करके पढ़ रहे हैं जिसमें हम कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड देखते हैं। तो हमने इनका आगे आप अगली वीडियो में देखोगे, हम इनका करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हैलोअल्केन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स, यानी कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी होती है। ये दोनों हमने स्टडी करना है। तो दोनों को स्टडी करने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि C और X का बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। कि जब ये फॉर्म्ड होगा तो इसकी CX बॉन्ड के नेचर के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी, या फिर जब हमें जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे उसके अंदर इसका नेचर बहुत मायने रखता है। इसके लिए हम इसे आज ही पहले इसका CX बॉन्ड का नेचर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ जो मैं बता रही थी कि CX बॉन्ड का नेचर कैसे डिफाइन होगा। हम जानेंगे पहले एक वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप जानते हो, आप अपनी क्लास +1 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है किसी भी एटम की। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लीजिए दो एटम्स है A और B, मैं जनरली डिफाइन करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एक एटम की एबिलिटी कि वो किसी भी तरह से अपने शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींच ले और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो। तो अब हम बात करें हमारे कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, और आप जानते हो हेलोजन 17 ग्रुप के अंदर आते हैं फ्लोरीन, यहाँ मैं लिख देती हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हम जानते हैं जो फ्लोरीन है वो हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हैलोजेंस काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी तरह से अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी आप जानते हो स्टूडेंट्स, कैसे अफेक्ट करेगी मैं आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने हैलोजन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपने शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, ये इस बॉन्ड के शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को छोड़कर थोड़ा सा किधर, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से लगा लीजिए, पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होंगे, कुछ इस तरह से। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पर, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर यहाँ क्या जनरेट हो गए, पोल्स जनरेट हो गए। ठीक है, ये कंप्लीट चार्ज नहीं है। अगर कार्बन अपने पूरे इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर कर देता तो इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्शियली चार्ज यानी कि थोड़ा सा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये बीच वाले, उतना चार्ज शेयर डेवलप हो गया और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो पोल्स डेवलप हो गए, तो इसको आप क्या बोलते हैं, यानी कि पोल्स आने की वजह से ये बॉन्ड कैसा बन जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बन जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर क्या, जिसके अंदर एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाए तो उसे बोलोगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और उसे क्या बोलोगे, एटम की पोलैरिटी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमें ये पता चला कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड हमेशा हमारा कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। और ये पोलर नेचर हमारे बॉन्ड की, हमारे हैलोल्केन्स की रिएक्टिविटी को पूरी तरह से अफेक्ट करेंगे। उसके बारे में बताती हूँ। इस पोलर नेचर के साथ साथ और क्या इस बॉन्ड को अफेक्ट करता है, हम क्या स्टडी करेंगे, हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इनकी बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ठीक है, आप जानते हो ये डाउन द ग्रुप इस तरह से जाते हैं। ठीक है, अगर ये डाउन द ग्रुप जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनका साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज
जब साइज इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम, मैं यहाँ लिख देती हूँ कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड और कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू एटम्स, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। और मैं कार्बन की बात करूँ तो मैंने कार्बन के लिए बना दिया, और फ्लोरीन का साइज काफी छोटा होता है तो मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इनका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। तो जैसे जैसे आप देखोगे हम फ्लोरीन टू क्लोरीन जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज, यानी कि डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये वाला डिस्टेंस और ब्रोमीन का साइज बढ़ जाएगा और आयोडीन का साइज और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज। तो इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ कार्बन फ्लोरीन की, फिर कार्बन क्लोरीन की, फिर कार्बन ब्रोमीन की और फिर होगी कार्बन आयोडीन की। तो अब अपन केमिकल नेचर की बात करनी है, तो ये मैंने देख ली बॉन्ड लेंथ। अब आप जानते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसे बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, लेकिन यानी कि अभी ये तो पता है ना कि वो एनर्जी हमें बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करती है। तो आप जानते हो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और आप ये भी जानते हो कि जितना छोटा बॉन्ड होता है, ठीक है, जितना ज्यादा छोटा साइज होता है एटम्स का उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, उतनी ज्यादा इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। यानी कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो जो कार्बन फ्लोरीन है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी सबसे ज्यादा, और फिर हो जाएगी कार्बन क्लोरीन की, और फिर हो जाएगी कार्बन ब्रोमीन की, और फिर हो जाएगी कार्बन आपके आयोडीन की। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। यानी कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अकॉर्डिंगली डाउन द ग्रुप जाते हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, क्योंकि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आपको देखा जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो उसका ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स होता है, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसका ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे हमारा डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट CX बॉन्ड को कैसे इफेक्ट होता है, या CX बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कैसा होगा। तो स्टूडेंट जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको आप डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू से तो ये आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू होता है Q × D। जो हमारा Q होता है चार्ज ऑन द एटम, यानी कि जितना चार्ज सेपरेट हुआ है, जैसे मैंने लिखा था पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और D होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ, यही है। और मेनली जब हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो मेन जो रोल होता है हमारे चार्ज का रोल ज्यादा होता है। मोस्टली टाइम्स D का इफेक्ट जो है नेगलेक्ट के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन मैनी टाइम्स D इफेक्ट भी करती है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा आइटम ले रहे हैं। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, Q पे और D पे। अब बात करते हैं हैलोजन में फ्लोरीन की। फ्लोरीन आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो चार्ज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यानी कि जो कोई भी एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा उसका चार्ज होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा। यानी कि हमारा डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर गया, हमारे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। मैं दोबारा बता देती हूँ, म्यू किसके बराबर होता है, Q × D के। Q होता है चार्ज जो सेपरेटेड होता है एटम पर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वाला चार्ज ले लेते हैं। और जो Q डिपेंड करता है एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा चार्ज, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। अब बात करें हमारे हैलोजन एटम्स की, तो फ्लोरीन हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर क्या है, आयोडीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो चार्ज सेपरेट किस पे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे। तो इस हिसाब से अगर फ्लोरीन पे चार्ज ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का। फ्लोरीन अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो यानी कि कार्बन फ्लोरीन वाला बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर कार्बन क्लोरीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन का, और फिर होगा कार्बन आयोडीन का, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है जो हमें अकॉर्डिंगली अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस अगर कंसिडर करें तो ये होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स में एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्यों आती है, ये एक्सेप्शन हमारी लेकर आता है हमारा डी भी कई बार अफेक्ट करता है, मैंने आपको बताया। तो हमारे इस केस में ये वाला ऑर्डर एक्चुअली नहीं होता, इससे रिवर्स ऑर्डर होता है। वो क्या होता है, आप अगर एक्चुअली देखोगे तो क्या होगा, CCl CF CBr
और होगा CI। ये हमारा सही ऑर्डर होगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर ये ऑर्डर रिवर्स क्यों हो गया? हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी से ज़्यादा थी, डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका क्यों होता है डायपोल मोमेंट? लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, इन दोनों को केस में हमारी कौन डोमिनेटिंग होती है? हमारी बॉन्ड लेंथ। क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के साइज से क्या होता है? बड़ा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे ओवरऑल डी की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि डायपोल मोमेंट CL बॉन्ड का ज्यादा आ जाता है और CF बॉन्ड का कम आ जाता है। फिर आपको इसमें भी तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, अगर आप इन दोनों के बॉन्ड की बात करोगे CBr और CI में, तो इसके अंदर डोमिनेटिंग कौन रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला चार्ज ही रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इतनी बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से CBr की बॉन्ड लेंथ डायपोल मोमेंट CI के डायपोल मोमेंट से क्या आएगा? डायरेक्टली बड़ा आएगा। और ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ CCl बॉन्ड इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द डायपोल मोमेंट ऑफ CF बॉन्ड। तो आप कह रहे हैं ना कि हमारा डायपोल मोमेंट, हालांकि डायपोल मोमेंट होना किसका चाहिए था? CF का, लेकिन होता किसका है? CCl का, क्योंकि कौन इफेक्ट करता है? आपका D, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ। तो हमारे कार्बन हेलोजन का बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया? सबसे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। पोलर बॉन्ड होगा यानी कि रिएक्टिविटी होगी ही होगी, तो ये केमिकली काफी केमिकल रिएक्शन शो करेगा। फिर हमने इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखा कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? कार्बन आयोडाइड की, फिर कार्बन ब्रोमीन की, फिर कार्बन क्लोरीन की, और फिर आएगी कार्बन फ्लोरीन की। और फिर हमने इसका उल्टा ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो इसे बिल्कुल उल्टी होती है, रिवर्स होती है, उसको देखा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिवर्स ऑर्डर में होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? CF की, क्योंकि इसे तोड़ना, छोटा बॉन्ड है, इसे तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है, इसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आएगी CCl की, और फिर आएगी CBr की, और फिर आएगी CI की। उसके बाद मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट देखा डायपोल मोमेंट म्यू, जो क्या होता है? क्या मल्टीप्लाई D, और क्या किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो जानते हो हेलोजन 17 ग्रुप के हमारे हेलोजन एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। हालांकि फ्लोरीन तो पूरी पीरियोडिक टेबल में ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर तो होगा ही। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि इसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। इतनी ज्यादा इसका साइज अगर आप देखोगे, बहुत ज्यादा छोटा साइज होने की वजह से जब आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो पीरियोडिक टेबल में इसका साइज काफी छोटा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा छोटा साइज होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? बहुत कम आएगी। तो ओवरऑल इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, होना इसका ज्यादा चाहिए था। तो ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, और यहीं से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ले लीजिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैंने एक टेबल प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिसके अंदर मैं वैल्यूज बता रही हूँ किसकी? बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और डायपोल मोमेंट की। अब ये किन की वैल्यूज हैं? ये हैं हमारे सिंपल हेलोल्केन्स, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और हाइड्रोमीथेन की। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैंने आपको जो ऑर्डर बताया था, किस तरह से अगर आप इन सभी की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो कैसे वेरी करती है। तो मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने है। फ्लोरोमीथेन के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है? बॉन्ड लेंथ कितनी है? 139, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। फिर आ जाएगा 178, 193 और 214, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया था, उसका मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी प्रेजेंट कर दिया। अब बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो मैंने कहा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन एटम के केस में क्या होगी? सबसे ज्यादा 452, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसा आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग के लिए लिखा है मैंने, और अगर मैं डिक्रीजिंग करूँ तो इस तरह से बताऊंगी, सबसे ज्यादा ये हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। आगे देखिए डायपोल मोमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था, अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेडली डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए था? आपका कार्बन फ्लोरीन का, फिर कार्बन क्लोरीन का, लेकिन होता किसका ज्यादा है? कार्बन क्लोरीन का। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस साइज ऑफ द क्लोरीन एटम की वजह से ज्यादा होता है, इसलिए डायपोल मोमेंट आएगा 1860 कार्बन क्लोरीन एटम का। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आएगा फ्लोरीन का 1847, फिर आएगा 1830, एंड फाइनली CI का आएगा 1636। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज वाला ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है,
प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़िए और आगे वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू।